students, today we will learn about computer system. What is computer system? Before going to computer system, first we will see what is computer. Computer is an electronic device. Why it is electronic device? Because it needs electricity to work. It's an electronic device that is programmed. प्रोग्राम्ड जिसको हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, जिसके अंदर जिसको इस तरीके से बनाया जाता है, इसके अंदर प्रोग्रामिंग इस तरीके से फिट की जाती है ताकि वो क्या कर सके, एक्सेप्ट्स इनपुट, देन प्रोसेस इट एंड जनरेट्स आउटपुट और जनरेट रिजल्ट एज एन आउटपुट. ओके, दैट इज अ computer. And now we are talking about what is computer system. Then computer with its all hardware and software. Computer with its all hardware and software known as computer system. Now what are the hardwares and softwares involved in that, we will study in this. First we will see about the block diagram of computer system. CPU, Central Processing Unit. We give input to the computer through input devices and get the results out from the output devices. Here, secondary memory, primary memory, arithmetic and logic unit, ALU, and last one is your control unit. Okay. Now signals are going like that and coming like that. So when we feed data in the computer, we need input devices. Through input devices, we input signals to the computer or instructions to the computer. Then it goes in the CPU for processing. All the arithmetic and logical operations are done by the ALU unit, which is the part of CPU. And all the controlling power is with control unit. It controls all the devices of the system. Then if they need to store, and whatever the instructions we are giving to the computer, firstly it goes to the primary memory. Instructions are stored in the primary memory for temporary use. Okay, and if you want to store that instructions and data for permanent, we need a secondary memory. After processing, the results will be generated and we get those results through output devices. So, go with the CPU. Stands for Central Processing Unit. All the terms in computer defines themselves with their name only. Central Processing Unit. Central processing. Central means in the center. Processing, process करना. तो CPU हमारी वो यूनिट होती है जो सारी प्रोसेसिंग को करती है. जितनी भी प्रोसेसिंग डन होती है कंप्यूटर के अंदर, ऑल डन बाय द CPU, और इट इज ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. अब इसकी प्रोसेसिंग को क्लासिफाई करने के लिए इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, ALU एंड CU. ALU हमारी सारी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है. एंड कंट्रोल यूनिट हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं इसके अंदर या जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है
किसको क्या चीज़ चाहिए, क्या डेटा चाहिए, क्या इनपुट चाहिए, क्या आउटपुट है, क्या किसके ऊपर क्या प्रोसेस करना है, क्या रिसोर्सेज चाहिए, ऑल हैंडल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल यूनिट। ठीक है, नाउ अब बात आती है इनपुट डिवाइसेस डन। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है? इनपुट डिवाइसेस में हमारे पास होते हैं इनपुट, जो हमें कंप्यूटर के अंदर डालने में काम आएंगे। इनपुट डिवाइसेस मीन्स दैट आर यूज्ड टू गिव कंट्रोल सिग्नल्स टू द कंप्यूटर। इट गिव्स कंट्रोल सिग्नल्स और इंस्ट्रक्शंस, or we can say data to the computer. Okay, एग्जाम्पल सबको पता है, जिससे भी हम डेटा अंदर डालेंगे, कंप्यूटर के अंदर डालेंगे, ऑल दोज डिवाइसेस आर नोन एज द इनपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड, माउस, जब हमें टेक्स्ट टाइप करके डालना होगा देन एट दैट टाइम वी विल यूज कीबोर्ड। जब हमें इंस्ट्रक्शंस देने होंगे, सिलेक्शन करना होगा, ठीक है, देन वी विल यूज माउस। जब हमें बोल करके इनपुट देना है देन वी विल यूज माइक्रोफोन। ठीक है, एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं लाइक स्कैनर। हमारे पास हार्ड कॉपी है एंड वी वांट टू कन्वर्ट दैट हार्ड कॉपी इनटू अ सॉफ्ट कॉपी, देन वी कैन यूज स्कैनर। गेम्स खेलते हैं हम, गेम्स के अंदर हमें जब इनपुट देना होता है तो हम कौन सा इनपुट डिवाइस यूज करते हैं? जॉयस्टिक। ठीक है, ट्रैक बॉल, ये सारे हमारी क्या है? इनपुट डिवाइसेस। अब बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। व्हाट आर द आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस वो होते हैं जिनसे हमें प्रोसेसिंग के बाद, हमने जो भी इनपुट दिया, सीपीयू ने उसकी प्रोसेसिंग की, और प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है, वो रिजल्ट हमें कैसे मिल रहा है, कैसे हमारे पास आउटपुट आ रहा है, हाउ वी कैन गेट द रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर। वी आर गेटिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द कंप्यूटर थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में कौन से हो गए आपके? आउटपुट मीन्स बाहर जो आ रहे हैं। आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो गए? मॉनिटर, स्क्रीन पे जो भी है हमने प्रोसेसिंग की, उसका रिजल्ट अगर स्क्रीन पे आ रहा है तो हमें किस पे कैसे दिखेगा? मॉनिटर के थ्रू। अगर वॉइस आ रही है तो वॉइस हम कैसे लेते हैं? स्पीकर के थ्रू। स्पीकर से हमें सुनाई, स्पीकर से आवाज़ बाहर आती है। अगर कोई चीज़ कंप्यूटर में है बट वी वांट इन आवर हैंड, देन वी विल यूज प्रिंटर। अगर कोई चीज़ कंप्यूटर में है और अगर हमें वो चीज़ हमें पेपर पे चाहिए तो वो किसके यूज़ करने से आएगी? प्रिंटर। प्रिंटर क्या करेगा? आपकी सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करेगा हार्ड कॉपी में। मतलब जो भी आपके कंप्यूटर के अंदर डेटा रिसाइड है उसको किस पे करेगा? पेपर के ऊपर ले लेगा। कौन? प्रिंटर। ये हो गए हमारे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, कंट्रोल यूनिट, सॉरी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नाउ इट्स टाइम हाउ वी स्टोर द डेटा। स्टोरेज सिस्टम। हमने कंप्यूटर में डेटा फीड किया, प्रोसेस हुआ, रिजल्ट जनरेट हुआ। इन फ्यूचर हमें दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है उस डेटा की, तो उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? स्टोर करना पड़ेगा। वी नीड टू स्टोर दैट डेटा एंड फॉर स्टोरेज दैट डेटा वी नीड अ मेमोरी। We need a memory. In computer, there are 3 types of memory. What are those types? Primary memory, secondary memory, and the last one is cache memory. 3 types की memory होती है। memory की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें? Why we need memory? To store the data for the future use. Okay, so primary memory. First of all, primary memory की बात करें तो primary memory is volatile in nature. Volatile in nature का मतलब होता है, हमने बहुत बार पढ़ा है volatile in nature. What do you mean by volatile in nature? Volatile in nature का मतलब होता है कि फ्यूचर के जैसे ही हमने उसके अंदर पावर
डेटा फीड किया, डेटा फीड करने के बाद अगर हमने उस डेटा को सेव नहीं किया तो पावर शट डाउन होते ही वो डेटा क्या हो जाएगा, इरेज. ऑल द डेटा विल गेट इरेज्ड फ्रॉम द सिस्टम इफ इट इज इन द प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इट इज volatile in nature. Means till the power is on, all the data is in your system. As soon as the power cut off your system, all the data will erase from the system. Primary memory के हमारे 2 parts होते हैं. There are 2 parts of primary memory, RAM and ROM. रैम हमारा होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रोम इज अवर रीड ओनली मेमोरी. रैम हमारा रीड एंड राइट दोनों फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाता है. रोम हमारा रीड ओनली फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाता है. इसका डेटा रेयरली ही चेंज होता है. रोम का डेटा, हम रोम के डेटा को चेंज नहीं करते हैं फ्रिक्वेंटली. रैम की बात करते हैं हम. जब भी कोई डेटा इनपुट होगा सिस्टम के अंदर तो सबसे पहले वो किसके अंदर जाएगा, प्राइमरी मेमोरी के अंदर जाकर के स्टोर होते हैं. या कोई भी एप्लीकेशन अगर हमारे सिस्टम के अंदर रन हो रही है तो वो एप्लीकेशन कहाँ जाकर के अपलोड होती है, सबसे पहले रैम के अंदर. सीपीयू को अगर कुछ भी चाहिए मेमोरी से जो कि सिस्टम के अंदर रिसाइड है, उससे कुछ भी चाहिए होगा तो वो किससे लेगा, रैम से. रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है. देन बात करते हैं रोम की, रीड ओनली मेमोरी. रीड ओनली मेमोरी के अंदर आपका क्या स्टोर होता है, बूटिंग प्रोसेस. जब आप सिस्टम को ऑन करते हो, स्विच ऑन करने से लेकर के आपके विंडोज़ आने तक का जो आपकी पहली स्क्रीन अपीयर होती है विंडोज़ की, वहाँ तक का जो प्रोसेस स्टोर होता है वो किस में स्टोर होता है, आपका रोम में. और रोम के कंटेंट्स रेयरली ही चेंज होते हैं क्योंकि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के कंटेंट्स रेयरली चेंज करते हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम रेयरली चेंज करेंगे तो रोम के कंटेंट्स भी हमारे रेयरली ही चेंज होते हैं. ठीक है. तो प्राइमरी मेमोरी का कंसेप्ट यहाँ क्लियर है. प्राइमरी मेमोरी लिमिटेड होती है साइज के अंदर, इसलिए हम इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए डेटा को सेव करके नहीं रख सकते हैं. इट इज़ लिमिटेड इन साइज. फिर बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की. सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं आपके स्टोरेज डिवाइसेस. सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलेटाइल इन नेचर की, आपको लॉन्ग टर्म के लिए अगर डेटा को सेव करके रखना है कि इन फ्यूचर आप उस डेटा को कैसे यूज़ करोगे, कब यूज़ करोगे, कभी भी यूज़ में आ सकता है डेटा हमारा, तो सेकेंडरी स्टोरेज में हम इसको सेव करेंगे. सेकेंडरी स्टोरेज की स्पेस लिमिटेड नहीं होती है. सेकेंडरी स्टोरेज में हम बहुत सारा डेटा सेव करके सकते हैं. लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा वी कैन सेव इन दैट सेकेंडरी मेमोरी. एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, लेट्स सी. एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, सीडी ड्राइव, डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क पहले चला करती थी, आजकल फ्लॉपी डिस्क का यूज़ कम हो गया है. देन पेन ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स, ये सारी होती है हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो हम सिस्टम में अलग से लगाते हैं. ठीक है. इनबिल्ट नहीं होती है, ये अलग से आती है. देन आती है आपकी कैश. प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड देयर आफ्टर कैश मेमोरी. इन दोनों के अलावा कैश मेमोरी भी होती है. कैश मेमोरी का यूज़ क्या होता है, देखो सीपीयू की जो स्पीड होती है प्रोसेसिंग करने की वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है. सीपीयू का जो स्पीड होगा आपका वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है. और सेकेंडरी की बात करें, अगर हम सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड को देखें तो सेकेंडरी की स्पीड बहुत स्लो होती है एज कंपैरिजन टू सीपीयू. फिर आता है प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी की स्पीड सेकेंडरी मेमोरी से ज़्यादा होती है और सीपीयू से कम होती है. ठीक है. तो जनरली तो पहले तो क्या होता था, सीपीयू किसका यूज़ करता था, प्राइमरी मेमोरी का यूज़ करके डेटा को फैच करता था. बट इन दोनों की स्पीड में भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, सीपीयू का स्पीड भी ज़्यादा बढ़ने लगा, प्रोसेसर बहुत जल्दी प्रोसेसिंग करने लगा, स्पीड फास्ट हुई. इन दोनों की स्पीड को मैचअप करने के लिए हमने बीच में एक लगाई कैश मेमोरी.
कैश मेमोरी, तो कैश मेमोरी का वर्क क्या होता है? कैश मेमोरी को जो भी कोई डेटा चाहिए होता है, सॉरी, सीपीयू की स्पीड फास्ट होती है, प्राइमरी मेमोरी की भी स्पीड सेकेंडरी स्टोरेज के कंपैरिजन में फास्ट होती है, बट सीपीयू के कंपैरिजन में लो होती है। दोनों की स्पीड अप को मैच करने के लिए हमने बीच में लगाई कैश मेमोरी। जो भी सीपीयू को, अब जो सीपीयू को डेटा चाहिए होता है वो किससे लेता है? कैश मेमोरी से ले लेगा, ठीक है। कैश मेमोरी से डेटा उठाएगा। अगर कैश मेमोरी के पास डेटा नहीं है तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? इट गोज टू द प्राइमरी मेमोरी, और यहाँ पर भी नहीं है, देन इट्स गोज टू द सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी से डेटा गया, प्राइमरी में अपलोड हुआ, देन इट्स अपलोड टू द कैश एंड देन इट्स अपलोड टू द सीपीयू। ओके, तो कैश मेमोरी का काम क्या होता है? सीपीयू को फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड डेटा अवेलेबल करवाना। ओके, कैश मेमोरी का काम क्या होगा? सीपीयू को फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड डेटा को अवेलेबल करवाना। कैश मेमोरी, एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जब हम मोबाइल फोन्स चलाते हैं, कैश मेमोरी का एग्जांपल देते हैं। जब हम मोबाइल फोन्स यूज करेंगे तो मोबाइल फोन्स में क्या होता है? हमने फ़ोन यूज़ किया, एप्लीकेशंस खोल ली, हमने व्हाट्सएप ऑन किया, फिर हमने एक गेम ऑन किया, फिर हमने एक सॉन्ग के लिए ऑन किया और एक मूवी हमने ऑन की, एक एक ऑन किया, और हमने यहाँ पे एक इंस्टा भी ऑन कर लिया, ठीक है। ऑन किया, बैक आ गए, देन इसको ऑन कर लिया, बैक आ गए, इसको ऑन कर लिया, ऐसे करके हमने 5 एप्लीकेशन एट अ टाइम ऑन कर रखी है, ठीक है। जो एप्लीकेशन हमारी चल रही है अभी एट प्रेजेंट, वो कहाँ स्टोर है? प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है। ये सारी एप्लीकेशंस हमने ओपन की है, बट इसके ऊपर हमारा काम नहीं हो रहा है, तो ये सब किस में जा रही है? कैश में। जैसे ही हमें किसी और एप्लीकेशंस की ज़रूरत हुई, हमने क्या किया? यहाँ पे हमारा होता है एक स्टॉप बटन होता है, ठीक है, और एक यहाँ पे आता है हमारा बैक बटन, ठीक है। अगर हमें किसी की भी ज़रूरत है तो हमने स्टॉप बटन पे क्लिक करते हैं, सारी एप्लीकेशंस एक साथ आ जाती है। तो वो सारी एप्लीकेशंस अभी किस में चल रही है? कैश के अंदर। जैसे ही हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने कुछ भी ऑन किया, वो फटाफट से ऑन हो जाता है, इट विल नॉट टेक टाइम। पर आप देखो, जब आप फर्स्ट टाइम कोई एप्लीकेशंस को ऑन करो, लेट्स से आपने व्हाट्सएप ऑन किया तो उसको ऑन होने में टाइम लगता है, बट आप अगर कैश में से इसको ऑन कर रहे हो तो उसको टाइम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि कैश मेमोरी की स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। वो फटाफट से आपको निकाल करके दे देती है, ऑलरेडी इसके अंदर कंटेंट स्टोर है, तो उसको फटाफट से देने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो दैट इज द यूज ऑफ द कैश मेमोरी। ओके, आई थिंक memory concept, computer system concept and the block diagram of computer system is clear to you. Thank you. Now see how the data transfer between memory and CPU. सिस्टम के अंदर मेमोरी और सीपीयू के बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र चलता है वो कैसे चलता है? तो डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स of computer system by using a physical wire. किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? फिजिकल वायर, एंड दैट फिजिकल वायर इज नोन एज बस। उस फिजिकल वायर को हम क्या बोलेंगे? बस। जो भी डेटा ट्रांसफर होगा डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या हो गए? आपका सीपीयू हो गया, मेमोरी हो गई, एंड देन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गए। तो इनके बीच में जब भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, देन द डेटा ट्रांसफर इज गोइंग विद द हेल्प ऑफ फिजिकल वायर, एंड दैट फिजिकल वायर इज नोन एज बस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस, 3 सिस्टम बसेस आर देयर, वी कैन से इट्स बस और सिस्टम बस, and that system bus is of 3 types. What are those? Data bus, address bus and control bus. As their name specifies themselves, address bus is used to carry on data between the different components of different components of computer system. Your data bus is bidirectional. It is a bidirectional and it is responsible to take the data to the CPU and to take it back from the CPU and store in the memory. Then address bus
Address bus is used for addressing. Whatever data is coming from the CPU through data bus, address bus provide that address and then it stores in the memory. Okay, तो data bus का काम क्या था? Data bus is responsible to transfer data in different components between the different components of the system. In address bus is used to allocate a address. When the data is sent by the CPU to store it in the memory, the data is carried by the data bus and then address bus provides the address and then it stores in the memory. Now data bus is clear, address bus is clear. What is the use of control bus? Name specifies the control bus. Control bus is used to controlling all these transfers. कंट्रोल बस का काम क्या होगा? कंट्रोल करना, डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में जो भी डेटा शेयरिंग चल रही है, जो भी ट्रांसफ़र चल रहा है, उन सारे ट्रांसफर्स को कंट्रोल करने का काम होता है हमारा कंट्रोल बस. ओके, आई थिंक हाउ द डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू इज क्लियर टू यू. ऑल दोज डेटा इज ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू विद द हेल्प ऑफ सिस्टम बस, with the help of address bus, data bus and control bus. Thereafter, now we will learn the two terms microprocessors and microcontrollers. Before going on microcontrollers, let's see microprocessor. What are the microprocessors? Microprocessors, see the term processors. So what are the microprocessor? When the CPU is inbuilt on a single chip, then it is known as the microprocessor. जब सिंगल चिप के ऊपर CPU होगा, then it is known as the microprocessor. सारी प्रोसेसिंग का काम कौन देखेगा? At the name specifies microprocessors. प्रोसेसर्स का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करना. ठीक है, तो CPU जब सिंगल चिप पे इनबिल्ट होगा, then it is known as the microprocessor. अब माइक्रोप्रोसेसर्स को भी क्लासीफाई किया जाता है. एंड माइक्रोप्रोसेसर्स कैसे क्लासीफाई होते हैं? There are the four terms जिनके बेसिस पे we can classify microprocessors. First is your word size. What is the word size? Word size means maximum number of bits process at a time. एक टाइम पे कितनी नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस हो सकती है? Earlier it was 8-bit प्रोसेसर, पहले सिर्फ 8 बिट्स ही प्रोसेस होती थी एक टाइम पे. नाउ इट्स इंक्रीज अप टू 16 to 64 बिट्स प्रोसेसर. नाउ these days we are using 16 to 64 bit processor. As the word size increase 4 to 8 bits, earlier it was 4 to 8 bits, then the size of RAM was also 8. But now the size, as the word size increase, the size of RAM extend up to 16 EB. EB stands for exabytes. क्लॉक स्पीड की अगर हम बात करें, मेमोरी साइज से मेमोरी पता लग गया होगा कि मेमोरी का साइज, यहाँ मेमोरी साइज से मतलब है हमारा व्हाट इज द साइज ऑफ अवर रैम. क्लॉक स्पीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्लॉक स्पीड नंबर ऑफ पल्सेस जनरेट पर सेकेंड. एक सेकेंड पे कितनी पल्सेस जनरेट होती हैं या एक सेकेंड पे कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं, ये हमारी किस यूनिट्स में मेजर होती है? हर्ट्स, मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज. अभी हमारे जो प्रोसेसर्स हैं दे आर वर्किंग एट द क्लॉक स्पीड ऑफ द गीगाहर्ट्ज. एंड गीगाहर्ट्ज में कितना होता है? बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड. पर सेकेंड में इट कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. नाउ व्हाट आर द कोर? कोर इज योर कंप्यूटेशन यूनिट.
कंप्यूटेशन यूनिट से हम क्या समझते हैं, कोर्स पहले जब अर्लियर जो हमारे सिस्टम थे दे आर सिंगल कोर, दे कैन परफॉर्म ओनली अ सिंगल टास्क, बट नाउ वी हैव अ मल्टी कोर प्रोसेसर्स एंड दे कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क. Simultaneously. We have quad processor, we have dual core processor. Okay, so nowadays we are using multi-core processors. Now come with the memory units. When we learn about memory, types of memory, one topic was left there, that is the memory units. memory को हम measure किस में करते हैं, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको हम कैसे मेजर करेंगे, क्या उसकी मेजरिंग यूनिट्स होती हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. हियर द हायरार्की ऑफ मेमोरी यूनिट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 1 बिट. 1 बिट इक्वल्स टू 0 और 1. एक बिट के अंदर एज यू नो कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी डिजिट्स में स्टोर होता है एंड द बाइनरी डिजिट इज 0 and 1. तो 1 बिट के अंदर हम एक ही डिजिट स्टोर करते हैं आइदर 0 और 1. देन we have one nibble 4 bits. 1 nibble में कितना होगा 4 bits. 4 bits के बाद then we have a byte, concept of byte and byte equals to 8 bits. We can say 8 bits or 4, sorry not 4, it's 2 nibble. Now after byte it will go to the kilobyte. 1 KB. KB stands for kilobytes. 1 kilobyte equals to 1024 bytes. मैथ्स में भी हम यूनिट्स पढ़ते हैं. 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है या 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर. वैसे ही हमारे कंप्यूटर के अंदर भी मेजरिंग यूनिट्स होती हैं. 1 किलोबाइट्स इक्वल्स टू 1024 बाइट्स. देन 1 MB. MB स्टैंड्स फॉर मेगाबाइट्स. 1 MB इक्वल्स टू 1024 KB. Okay, and thereafter 1 GB equals to 1024 MB. GB stands for gigabytes. यहाँ तक सबने सुना होगा, यहाँ तक की चीज़ें सबके लिए नॉर्मल होगी. गीगाबाइट्स तक की यूनिट्स हमने आराम से सुनी है. मार्केट में अभी जीबी वगैरह सब चलता है हमारा. अब इसके बाद जो आगे की यूनिट्स आती हैं देन आता है 1 TB. जीबी के बाद में आता है आपका TB. TB स्टैंड्स फॉर टेराबाइट्स. इट्स इक्वल्स टू 1024 GB. आफ्टर टेराबाइट्स इट विल बी PB. पेटाबाइट्स 1024 TB. And after petabyte it will be 1 EB. एक्साबाइट यहाँ भी बताया था मैंने. एक्साबाइट 16 एक्साबाइट्स की रैम अभी हमारे पास है. 1024 PB. Then thereafter ZB. Zettabytes equals to 1024 EB. Thereafter 1 YB and YB stands for yottabytes. अभी तक की जो हमारी मेजरिंग यूनिट्स हैं वो मेजरिंग यूनिट्स हमारी YB पे आके स्टॉप हो जाती हैं. एंड 1 YB equals to 1024 ZB. I think all these concepts are clear to you. What is the bus? Different types of buses, microprocessors and microcontrollers. Okay, microcontrollers हमारा रह गया है. What are the microcontrollers? Microprocessors and microcontrollers. देखो, here we see this is a processors and this is a controllers. What the difference between that? Processors means processing करेंगे, they will do processing, and controllers means they are controlling. सो माइक्रो कंट्रोलर्स होते क्या है? माइक्रो कंट्रोलर्स जनरली क्या होती है? माइक्रो कंट्रोलर एक चिप होती है, सिंगल चिप यहाँ पे भी है
यहाँ पर भी चिप होगी. बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन, कि यहाँ पे जो होता है हमारा रैम अलग से होता है, रोम हमारा अलग होता है, मेमोरी यूनिट्स हमारी अलग होती हैं. बट यहाँ पर क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर सिंगल चिप होती है, सिंगल चिप के ही ऊपर आपका होता है सीपीयू, मेमोरी यूनिट भी वही होगी, रैम भी आपका इसी के ऊपर होगा और रोम भी इस पे होगा. इसके अलावा अदर पेरिफेरल्स जो भी आपको ज़रूरत है इसके लिए कंट्रोलिंग के लिए, वो सारा आपका एक सिंगल चिप पे होगा. ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप की प्रोसेसिंग दे कैन परफॉर्म, बट माइक्रो कंट्रोलर्स आर यूज फॉर स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी. They are used for specific functionality. Microcontrollers use कहाँ होते हैं? We can see at our home appliances like washing machine, automatic washing machine. Automatic washing machine के अंदर क्या काम होता है, हमने उसके अंदर क्लोथ्स डाले, वाटर सेट किया, वाटर लेवल सेट किया, एंड उसके बाद में क्या होता है, अपने आप सब कुछ होता है, आगे की प्रोसेसिंग अपने आप होगी, रोटेट होगा, देन हमारे क्लोथ्स वॉश होंगे, क्लोथ्स वॉश होने के बाद में वो ड्रेन हो जाएगा, सोक होगा, ड्रायर होगा, ठीक है. उसके बाद में हमें हमारे क्लोथ्स धुल करके सूख सुखा करके मिल जाते हैं, ठीक है. तो इसका क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क है. यहाँ पे इसका क्या हुआ, एक स्पेसिफिक टास्क हुआ कि इसको रिपीटेडली क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर्स एक स्पेसिफिक टास्क को रिपीटेडली परफॉर्म करते हैं, ठीक है. दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन रिपीटेडली, सो द ह्यूमन इंटरवेंशन विल बी द लेस और रिमूव एंड प्रीशियस टाइम विल बी सेव्ड. तो माइक्रो कंट्रोलर्स एंड माइक्रो प्रोसेसर्स में इतना डिफरेंस है. माइक्रो प्रोसेसर्स जो होते हैं वो मल्टीपल प्रोसेसिंग करते हैं, बहुत सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, एंड माइक्रो कंट्रोलर्स क्या होंगे, आपकी सिंगल फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाएंगे. दे कैन परफॉर्म ओनली ए सिंगल फंक्शन. किसी का काम है, अब माइक्रोवेव ओवन क्या काम है, हीटिंग प्रोवाइड करवाना, ठीक है. तो उसमें भी हम टेम्परेचर सेट कर देते हैं, इतना टाइम सेट कर देते हैं, इतने टेम्परेचर पे इतना टाइम में आपका रेडी हो जाएगा. तो उसने क्या किया, एक सिंगल फंक्शन ही परफॉर्म किया. तो प्रोसेसर हमारा कंप्यूटेशन के काम में आता है, मल्टीपल प्रोसेसिंग करेंगे, एंड कंट्रोलर्स हमारे किस काम में आएंगे, सिर्फ कंट्रोलिंग करने के काम में आएंगे. सिंगल चिप पे यहाँ पे सीपीयू होता है, यहाँ पे रैम, रोम, मेमोरी यूनिट सब कुछ अलग अलग होता है. हेयर ऑल द यूनिट्स आर ऑन द सिंगल चिप. सीपीयू भी इसी पे होगा, आपका प्रोसेसर भी इस पे ही होगा, एमयू, रैम, रोम और अदर पेरिफेरल्स व्हाटएवर रिक्वायर्ड फॉर इट सारे सिंगल चिप के ऊपर होंगे. मेन डिफरेंस इज ओनली वन, प्रोसेसर, कंट्रोलर, कंट्रोलिंग, ठीक है. मल्टी प्रोसेसिंग इट कैन डन, इट कैन डू ओनली अ सिंगल प्रोसेस, दैट इज अ specific function, and for the repetitive time it do the tedious work. Tedious, how it is tedious, because it do the same work again and again, okay, but that the human intervention. I think all the topics are clear to you. Data transfers, microprocessors, microcontrollers and the memory units. Thank you.